A very energetic morning to all of you. This is अजय प्रजापति in front of you. ठीक है बेटा, बेटा बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, ठीक है। फिर थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि गर्मी जून में होती है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और बड़े हुए तो पापा ने बताया कि बेटा गर्मी है ना खून में होती है, ठीक है। लेकिन बेटा इन रियल लाइफ, ठीक है, जीवन की जब कई सारी थपेड़े खाई ना, तब जाकर पता चला कि ना गर्मी ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। गर्मी तो साला अपने जुनून में होती है। और बेटा इसी एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है बेटा। साइंस की अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायोलॉजी में भी, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन कराया था। हमने देखा था कि किस तरह से हमारे कितने चैप्टर्स हैं, पहले हमको कौन से करने हैं और बाद में कौन से करने हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि शुरुआत हमारी लिविंग वर्ल्ड से होती है, ठीक है, सजीव से वहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आती है मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट इन 11th क्लास, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। हम मानव शरीर के एक एक हिस्से को पढ़ने वाले हैं और एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था क्या हम पढ़ेंगे, सबसे बेसिक जो फंडामेंटल चैप्टर है। और इस नाम की हेडिंग में देखो, इस चैप्टर की हेडिंग में भी हमको दिख रहा है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। मौलिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब मौलिक इकाई है, मूलभूत इकाई है, ठीक है। इसके बिना हमारी लाइफ की बारे में अगर हम बात करना चाहे तो लाइफ की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर बेटा हमारा क्या है, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। बेटा आप 11th क्लास में हो, अरे यस और नो, आप 11th क्लास में हो, आपने 9th और 10th पढ़कर आए हो, ठीक है। 9th और 10th में आपने कहीं ना कहीं सेल वर्ड तो सुना होगा, अरे यस और नो। 9th और 10th में आपने कहीं ना कहीं सेल के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो निकाली थी, ठीक है। तो आप जानते हो क्या बेटा सेल के बारे में कुछ चीजें, कुछ दिमाग में है आपके, यस और नो? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आज हम बेटा बेसिक से फंडामेंटल, मतलब बोलते हैं ना जब एक बिल्डिंग को बनाना हो तो हमको पहले उसकी नींव बनानी पड़ती है, तो पहले हम नींव मजबूत करेंगे, उसके बाद इतने हायर लेवल तक जाएंगे कि आपकी 11th क्लास भी हो जाए और आप 11th क्लास से ही नीट की प्रिपरेशन करना चालू कर दो। क्योंकि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो बेटा 100% आपका गोल ये होगा कि आपको डॉक्टर बनना है या तो मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा करना है, यस और नो? अरे यही है ना। तो बेटा एनर्जी आनी चाहिए क्योंकि हमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए हमको एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज आपको पता होना चाहिए। और भैया ये तो हमारी बॉडी है, बायोलॉजी में हम हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये अगर हमको नहीं पता तो इतना ज्ञान अर्जित करने का क्या फायदा, ठीक है। तो बेटा आज 1 घंटे की क्लास में अगर आप बैठे हो, ठीक है, तो बेटा इस समय का यूटिलाइजेशन करो और यहां से अगर कुछ सीख कर जाओगे तो आप आपके पेरेंट्स को बता सकते हो कि सर आज सर ने हमको ये सिखाया, ठीक है। मतलब आप जब बताओगे ना कि हमको हिचकियां क्यों आती है, अभी तक तो हमको क्या पता था कि हिचकियां किस लिए आती है, कि हमको कोई याद कर रहा है। बेटा वी आर साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है, हम विज्ञान के विद्यार्थी है और हमको पता होना चाहिए कि हमको हिचकियां क्यों आती है, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर स्वेलिंग होती है, सूजन होती है तो क्यों होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम रात भर सोते हैं और हम देखते हैं कि सुबह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं तो बेटा ये अल्सर्स किस कारण होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। और जब ये छोटी छोटी चीजें हम पेरेंट्स को बताते हैं ना तब पेरेंट्स को भी लगता है नहीं यार बच्चा पढ़ के आया है, कुछ चीजें सीख कर आ रहा है। और हमारी बॉडी के बारे में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर इन द बायोलॉजी, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। बेटा कोशिका वर्ड तो आप सभी ने सुन रखा है, ठीक है। तो कोशिका के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा आज की क्लास में सबसे पहले तो, और फिर हम धीरे धीरे कोशिका को इन डिटेल इतना सारा पढ़ेंगे कि हमको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई, अरे यस और नो, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, कोशिका, ठीक है, आपको दिख रहा है हेडिंग यहां पर, कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका इंग्लिश नेम क्या है, सेल। और क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो बेटा
तो बायोलॉजी में बेटा चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इनका बेटा एक साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि जितने भी हमारी अर्थ पर बेटा मिलियंस और ट्रिलियंस में क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ को हम खोज चुके हैं और कुछ को अभी भी ढूंढना बाकी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर साल आप बारिश में अगर देखते हो तो बारिश में ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं जो आपने इससे पहले नहीं देखे। ठीक है, तो बेटा एक ऑर्गेनिज्म को उठाना, उसके बारे में स्टडी करना, उसकी विशेषताओं को देखना और विशेषताओं के बेसिस पर उसको अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं हम। कहां पर क्लासिफिकेशन जब करते हैं, जब एनिमल्स या प्लांट्स या फंगस या मोनेरा या प्रोटिस्टन्स को हम अलग अलग कैटेगरी में उनकी विशेषताओं के बेसिस पर डालते हैं। तो बेटा ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके पहले इससे पहले हमको काफी सारी चीजें करनी पड़ती है, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी अर्थ पे तो बेटा मिलियंस और ट्रिलियंस में ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर क्या है, जान है बेटा। ठीक है, इनके अंदर जीवन है। तो ये जीवन किस कारण है, या हम बात करें कि हमारी अर्थ के ऊपर जो जीवन का उद्गम हुआ है या ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो यहां पर लाइफ आई कैसे। ठीक है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा ये लाइफ कहां से आती है, तो लाइफ अगर किसी भी चीज में लाइफ है तो उसके पीछे रीजन ये है कि उसकी बॉडी के अंदर सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, अन्यथा वो लिविंग नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये चीज है कि कोशिका के बिना कोई भी लाइफ फॉर्म्स बेटा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आज हम जानेंगे, सबसे पहले उठाएंगे, हम साइंटिफिक नेम्स की बात कर रहे थे कि भैया जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें भी जान होती है, आइदर इट वाज प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जो सूक्ष्मदर्शी है जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जान है उनका एक साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर प्लांट्स की बात करेंगे ना बेटा तो वो बॉटेनिकल नेम्स कहलाते हैं, और हम बात करेंगे एनिमल्स की तो वो जूलॉजिकल नेम कहलाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा पढ़ेंगे कि कोशिका जो है बेटा, कोशिका का भी एक साइंटिफिक नेम है। ठीक है, कोशिका का भी एक साइंटिफिक नेम है, और कोशिका का साइंटिफिक नेम क्या पता है आपको किसी को? कोशिका का साइंटिफिक नेम होता है बेटा साइटो। क्या होता है? साइटो इज द साइंटिफिक नेम फॉर द सेल। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए आप उसके आगे लगा दो साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द इन डिटेल्स ऑफ दिस सेल। ठीक है, मतलब हम साइटोलॉजी जो ब्रांच है उसके अंदर सेल के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं और डीपली उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह बेटा जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? बायोलॉजी। अरे यस और नो, क्या बोलते हैं हम इसको? जीव विज्ञान। अब मैं पूछूंगा कि बेटा बायोलॉजी मतलब क्या होता है, तो आप बता दोगे क्या? जीव विज्ञान। तो बेटा जीव विज्ञान तो हिंदी में बता दिया, इसको समझाओ आप। ठीक है, तो बेटा देखो यहां पर एक वर्ड देखो, जीव विज्ञान बोल रहा है। जीव मतलब जिनमें जान होती है, जिनमें जीवन होता है। बेटा बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता क्या है? बायो मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? बायो मीन्स होता लाइफ यानी जीवन। ठीक है, और हम लॉजी लगा दो किसी भी चीज के आगे, मतलब उसका क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करना मतलब स्टडी करना। तो हम यहां पर लाइफ की स्टडी करने वाले हैं, और हमारी अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवधारी है, जिनके अंदर जीवन है, जिनके अंदर लाइफ है, हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आइदर इट वाज प्लांट, प्लांट भी हो सकता है, पादप भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, और ऐसे जीवधारी भी हो सकते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीवधारी का एग्जाम्पल आपको पता होगा कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, इनकी बॉडी बेटा एक कोशिका से मिलकर बनी होती है और ये हमको नहीं दिखाई देती। बेटा सेल इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं क्या बताऊं। मान लो मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा, ठीक है, तो थप्पड़ मारता हूं तो मेरे हाथ के भी कई हजारों सेल गिर जाते हैं और उसके गाल के भी कई हजारों सेल गिर जाते हैं। इतने छोटे होते हैं बेटा, और वो हमको दिखते नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सेल कितने छोटे, उसके बेसिस पर हम एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा कि अगर कोई अपराधी कोई कांड करता है या मर्डर करता है तो अपने क्या करता है, कुछ सबूत वहां छोड़ जाता है। किस बेसिस पर छोड़ जाता है बेटा? वो एक्चुअली अगर किसी भी चीज से अगर कुछ भी करता है गलत चीज, तो वहां पर वो जिस चीज को भी छूता है वहां पर क्या होते हैं, उसके हाथ में जो प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं वो छूट जाते हैं। मान लो उसने चाकू लिया है तो चाकू के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट जो बोलते हैं ना, ठीक है, चाकू के ऊपर उसके निशान छूट जाते हैं। और निशान छूटना मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स है
ठीक है, जो हमारे होते हैं, और उसमें जो डीएनए होता है सिर्फ हमारा होता है और सबसे अलग होता है। तो कोशिका छूटती है, ठीक है, अब कोशिका छूटती है, सेल छूटता है, तो सेल के अंदर बेटा सेल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी होता है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सेल के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर होता है सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा, सेल के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एक मिनट, ठीक है, सेल के अंदर सेंटर में एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस में बेटा क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम ही होता है बेटा जो हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इस डीएनए के अंदर मैं बात करूं, आपने डीएनए अगर देखा हो तो डीएनए कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप एक सीढ़ी लो और उसको फोल्ड कर दो, स्पाइरल कर दो, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा डीएनए इस तरीके का होता है। और इसी डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमारी छुपी होती है कि बेटा एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले, जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, तो उस भ्रूण के अंदर बेटा जो डेवलपमेंट होता है इस डीएनए की मदद से होता है। क्योंकि इस डीएनए के अंदर क्या होता है बेटा, वो सारी इंफॉर्मेशन फीड होती है कि आपकी उंगली कितनी बननी है, आपकी आंखें जो बनानी है, आपके बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन या पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना है, या आपके बाल कितने बनाने हैं, ठीक है, या बॉडी में अलग अलग जो ऑर्गन है, अलग अलग जो अंग है, इनको जो डिजाइन करना है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अंदर क्या होती है, डीएनए के अंदर सेव होती है। और अगर मैं बात करूं डीएनए के अंदर ही एक छोटा सा अगर मैं टुकड़ा काट दूं, ठीक है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक छोटा सा टुकड़ा इस पूरी स्ट्रैंड का, ये काफी लंबी होती है और काफी, ये कम से कम बेटा 1 से 2 किलोमीटर लंबा होता है डीएनए हमारे सेल के अंदर। अब आप सर बोलोगे कि जो चीज हमको दिख ही नहीं रही है, सेल हमको दिखता है क्या, नहीं दिखता। अब जो चीज हमको दिख नहीं रही है उसके अंदर भी एक छोटा सा ऑर्गन है, एक ऑर्गेनल है जिसको हम केंद्रक बोल रहे हैं, और उस केंद्रक के अंदर आप बता रहे हो सर 1 से 2 किलोमीटर लंबा डीएनए होता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो बेटा ये आज आपका होमवर्क है, आपको जानकर लाना है कि डीएनए इतना लंबा कैसे होता है। कल इसका आंसर मैं दूंगा आपको मॉर्निंग में, ठीक है, क्योंकि अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये डीएनए था जिसके अंदर हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो बेटा अगर आपकी कोशिका वहां पर छूट जा रही है, अगर उस कर्म कांड में या उस कांड में आपने चाकू पकड़ा है या पिस्तौल पकड़ी या कुछ भी ऐसी गलत चीज पकड़ी जहां से आपने सबूत दे दी है, तो वहां पर आपकी कोशिका चल जाती है और कोशिका के अंदर आपका न्यूक्लियस है, और जो कि उस न्यूक्लियस के अंदर आपका जो डीएनए है वो डीएनए सिर्फ आपका होता है, आपके पेरेंट्स से आपको मिला है और ये किसी भी और से मैच नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अपराधी है या कोई अपराधी है तो डीएनए क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं और हम अपराधी को पकड़ लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई आ जाता है और बोलता है कि मैं अंबानी का लड़का हूं, तो बेटा वहां पर डीएनए मैच करवा लेना तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हमको फायदा मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। इस तरह बेटा कोशिका कितनी छोटी होती है, आज कोशिका के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हम देख रहे हैं चैप्टर की हेडिंग क्या है बेटा, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। तो मैं आपको बता चुका हूं कि बिना कोशिका के बेटा जीवन या लाइफ की हम बात नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, कोशिका बेटा सिंपल सा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोशिका की अगर मैं बात करूं तो देखो, कोशिका हमारे जीवन की क्या है, मौलिक इकाई है। अरे यस और नो, मौलिक इकाई कैसे है। अब सर आपने हेडिंग तो दे दी कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, कौन सी इकाई बेटा, मौलिक इकाई, ठीक है। अब मौलिक कैसे बोलेंगे, फंडामेंटल कैसे बोलेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा बेटा। क्या आपने कभी एक बिल्डिंग को बनते देखा है, अरे यस और नो, आपने घरों को बनते देखा है, कितने सारे घर बन रहे हैं या बिल्डिंग बड़ी 10-10, 20-20 माले की बिल्डिंग्स बनती है। तो आपने देखा होगा कि वहां पर सबसे बेसिक चीज अगर उस बिल्डिंग को बनाना है तो बताओ मुझे कि किस चीज की जरूरत पड़ती है आपको। बेसिक सी चीजें बेटा ईंटों से बनती है सर, रेत से बनती है, सीमेंट से बनती है और सरिया से बनती है। ये चीजें जरूरत है तभी जाकर हम बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा चीज की जरूरत अगर पड़ रही है तो ईंटों की जरूरत पड़ रही है। बिना ईंटों के तो हम उसका स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते भाई। उस बिल्डिंग की जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी पूरी एक एक फ्लोर की अगर बात करूं तो बिना ईंटों के क्या बन सकता है वो। नॉर्मली आप रेत और सीमेंट से पूरी बिल्डिंग बना सकते हो क्या,
नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, वो आर्थिक रूप से भी नहीं पॉसिबल है और नॉर्मली भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमको एक जरूरी चीज उसमें चाहिए, ईंटें चाहिए, चाहे वो सीमेंट की ईंटें भी ले आओ या फिर मिट्टी की ईंटें ले आओ। ठीक है, तो आप बिना ईंटों के बेटा, आप बिना ईंटों के एक बिल्डिंग को बना सकते हो क्या? ये बिल्डिंग है बेटा, ठीक है, आप बिना ईंटों के इस बिल्डिंग को बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। जिस तरह बेटा एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमको काफी सारी ईंटों की जरूरत पड़ती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऐसा सजीव ऑर्गेनिज्म को, जीवधारी को बनाने के लिए हमको जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो काय की होती है बेटा? बेसिक रिक्वायरमेंट वो होती है हमारे सेल की। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, यही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे बॉडी की सारी लिविंग एक्टिविटीज होती है बेटा। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इनसाइड दिस सेल। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है सर? तो बेटा हम सारी बेसिक टर्म्स धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, हम मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उपापचय। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है समझ लो बेटा। भैया ऑल दोस केमिकल रिएक्शन, पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? ऑल दोस केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। भैया नॉर्मल सी बात है, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि कई सारी रासायनिक क्रिया होती है बेटा, कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसको हम साइंस के एक अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। अरे यस और नो, केमिस्ट्री के अंदर हम सारी रासायनिक क्रिया पढ़ते हैं। लेकिन मैं बात करूं बेटा ऐसी रासायनिक क्रिया जो किसी सजीव इंसान के अंदर या सजीव ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर होती है तो यही केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाती है। समझ में आ रहा है आपको? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हुआ भैया? केमिकल रिएक्शन है। नॉर्मल हम डेली लाइफ में देखते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। लेकिन बेटा यही केमिकल रिएक्शन क्या हमारी बॉडी में नहीं होती है क्या? ये पादपों की बॉडी में नहीं होती है क्या? जो छोटे बैक्टीरिया उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होती क्या? बेटा होती है। तो बेटा ऐसी केमिकल रिएक्शन जो किसी सजीव ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें जान है उसके अंदर होती है, अगर वो लिविंग है तो ये हमारा क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाती है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बेटा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सबसे पहले बेटा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? ये होती है एनाबॉलिक। एनाबॉलिज्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और क्या बोलते हैं? केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म क्या है। बेटा नॉर्मली अगर आपने देखा होगा डेली लाइफ में भी, तो हमने क्या देखा है कि कोई भी चीज या तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है बेटा? या तो कोई भी चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी चीज बनाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईंटें, कई सारी ईंटें मिलकर एक बिल्डिंग को बना रही है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं, आपने लड्डू खाया है कभी? मोतीचूर का लड्डू, मुंह में ही पानी आ गया सुनते ही। ठीक है बेटा, मोतीचूर का लड्डू अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको पहले बूंदिया चाहिए। बूंदियों को आप कंडेंस कर दोगे, दबा दोगे, तब जाकर क्या बनेगा? एक लड्डू बनेगा। मतलब एक लड्डू को बनाने के लिए कई सारी छोटी छोटी बूंदियों की जरूरत है आपको। ठीक है, तो इसी तरह बेटा क्या होता है कि एनाबॉलिक रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई सी रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर जब कोई बड़ी चीज बनाते हैं, ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। मान लो आप छोटी छोटी ईंटों से मिलकर क्या बनाते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। तो हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? भैया ये कंस्ट्रक्शन साइट है। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में जो बेटा रिएक्शन होती है वो कैसी होती है बेटा? ये कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, ये निर्माणकारी होती है। ठीक है, क्या होती है? निर्माणकारी या अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहां पर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। उसी तरह बेटा अगर मैं बात करूं कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म बेटा जब कोई चीज, छोटी छोटी चीजें मिलकर कोई बड़ी चीज बना रही है। मैंने यहां पर आपको काय का एग्जांपल दिया? एक बिल्डिंग का एग्जांपल दिया। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं, हमने क्या किया? छोटी छोटी बूंदियों से मिलकर क्या बना लिया बेटा? एक बड़ा लड्डू बना लिया। यस और नो? अब उस लड्डू को तुम वापस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, ये क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। किसी चीज को तोड़ देना, विनाश कर देना। मान लो आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, उसको बनाया है और बुलडोजर से उसको जाकर तोड़ दिया तुमने।
ठीक है। तो जब बुलडोजर से जाकर उसको तोड़ दिया तुमने तो क्या हुआ, वापस छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई। और यहां पर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है, चीजें टूटती है, या कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो दो प्रकार की रिएक्शन होती है बेटा, या तो एनाबोलिक या तो कैटाबोलिक। मतलब या तो चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर एक बड़ी चीज बनेगी, या बड़ी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी। तो बेटा दो प्रकार की रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, एक तो एनाबोलिज्म और एक होती है केटाबोलिज्म। और सबसे बेस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं केटाबोलिज्म की, तो हमारा क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन दी प्रोसेस, ठीक है। डाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिस्ट्रक्शन का। क्योंकि भैया डाइजेशन हम क्यों करते हैं हमारे शरीर में, हाँ हमारे शरीर में हम डाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा हमको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कब मिलती है, जब हम फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, ठीक है। तो भैया अगर मैं बात करूं भोज्य पदार्थ की, तो जो भोज्य पदार्थ हम पादपों से लेते हैं, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ हम पादपों से लेते हैं वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कई सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा कई सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। यस और नो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, आपने सुन रखा है। उसी तरह अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी क्या होता है बेटा, ये भी बड़ा पॉलीमर होता है। और फैट जो होता है आपने सुन रखा, फैट बोले तो वसा, ठीक है, या लिपिड्स भी बोलते हैं इसको, तीन नाम से जानते हैं, कंफ्यूज मत होना। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो कई कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट कई सारे ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। काय से मिलकर बने होते हैं, ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन की बात करूं तो ये काय से बने होते हैं, अम्ल से मिलकर बने होते हैं। और भी अम्ल कौन सा, अमाइनो अम्ल, अमाइनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, मतलब अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और फैट की अगर मैं बात करूं तो फैट भी बेटा एक चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है फैटी अम्ल या फैटी एसिड, ठीक है, या एक और चीज होती है इसमें, ठीक है, और वो होती है क्या, ग्लिसरॉल। बेटा ये तीन चीजों से मिलकर हमारे तीन, ये मेन हमारे क्या है, मेन तो भोज्य पदार्थ है, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में अगर 90% हम खाना अगर 100% खा रहे हैं ना बेटा, उसमें से 80 से 90% जिस चीज की हमको बॉडी में जरूरत होती है वो इन तीन चीजों की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है बेटा। कार्बोहाइड्रेट कई सारी लाखों ग्लूकोज आपस में एक चेन बनाते हैं तब जाकर बनता है, ठीक है, इनको हम पॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, तो कई सारे अमाइनो एसिड मिलकर बेटा लाखों की चेन होती है, ठीक है। पॉलीमर मतलब बेटा, पोली मतलब कई सारे, पोली का मतलब क्या होता है, कई सारे, और कई सारे जब ऐसे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो ये पॉलीमर कहलाता है। प्रोटीन्स की ये लंबी चेन होती है, ठीक है। तो बेटा ये लंबी चेन होती है ग्लूकोज और प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स की। उसी तरह बेटा फैट तो इन सभी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये बड़े बड़े ग्लोब्यूल होते हैं, ठीक है, इनकी भी लाखों की चेन होती है और ये हमारा फूड बनता है हमारे पादपों के अंदर। अरे यस और नो, ठीक है। तो नॉर्मली बेटा डाइजेशन में होता क्या है कि हम ये लंबी लंबी चेन को क्या करते हैं, हमारे माउथ में लेते हैं और हम क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम डाइजेशन में क्या करते हैं बेटा, डाइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल्स, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो गिट्टी मशीन होती है, खदानें होती है, जो माइंस होती है, वहां पर क्या होते हैं, हम बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं और उनको मशीन में डालकर क्या करते हैं, उनको हमारी रिक्वायरमेंट, हमको जैसी जरूरत होती है, मान लो हमको रोड बनाना है तो उसके लिए जो एक अलग साइज का पत्थर चाहिए, मान लो आपको गार्डन में चूरी बिछानी, उसके लिए बहुत बारीक सा पत्थर होता है। उसी तरह आपको रेलवे ब्रिज बिछाना हो या बड़े बड़े जो हमारे पुलिया होते हैं, ठीक है, ब्रिज जो होते हैं, इनको बनाना हो तो अलग अलग प्रकार की चूरी लगती है, अलग अलग प्रकार के पत्थर लगते हैं, या रोड बिछाना हो तो बेटा जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उस तरीके से उस पत्थर को कन्वर्ट करते हैं। किसकी मदद से, उस मशीन की मदद से। वो मशीन क्या करती है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करती है। उसी तरह बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डाइजेशन में भी हम क्या करते हैं, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को, किनको बेटा, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में, बोन्स को तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं ताकि हमारी इंटेस्टाइन क्या कर सके, इनको अवशोषित कर सके। अवशोषित मतलब हमारी इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स होती बेटा, उनमें उनकी इतनी एक औकात नहीं होती, उनकी इतनी लिमिट नहीं होती कि वो क्या कर सके, हमारी इंटेस्टाइन की इतनी लिमिट नहीं है कि वो क्या कर सके, इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सके या अवशोषित कर सके। इसलिए हमको नीड पड़ती है डाइजेशन की, और डाइजेशन में हम क्या कर देते हैं बेटा, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन इज द एग्जांपल ऑफ
कैटाबोलिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डाइजेशन इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबोलिज्म, जहां पर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो समझ में आ गया बेटा आपको मेटाबॉलिज्म, ये सबसे बेसिक था, इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो हम वापस से हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं और टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने यहां पर मैंने आपको छोटी मोटी आपको चीजें बताई है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि सेल जो होता है बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नहीं देख सकते। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको छोटी स्टेप समझाई। ठीक है, हमारी खुली आंखों से तो हम इसको नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम छोटी चीजों को देख सके। आपने देखा होगा बेटा, नॉर्मली हम टीवी सीरियल्स देखते हैं या टीवी देखते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है कि लाइफ बॉय या डेटोल अपनी साबुन का या अपने जो हैंड वॉश होता है उसका जब क्या देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, तो आपने देखा होगा कि वो मैग्नीफाई करके हमारे हाथों को दिखाता है कि कितने सारे बैक्टीरियाज होता है। तो बेटा इसी तरह हमारा माइक्रोस्कोप होता है जो छोटी छोटी चीजों को हमको इन डिटेल क्या करता है, इन डिटेल सारी चीजें हमको बताता है। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम सारी चीजें देख पाते हैं, क्योंकि हमारी खुली आंखों से हम इन सेलों को नहीं देख सकते। ठीक है बेटा, हम भी अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि हमारी जो चीक सेल्स होता है, गाल के सेल्स होता है, ये हम लेंगे माइक्रोस्कोप में और उसको देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने प्याज देखा होगा, ओनियन। ठीक है, प्लांट में भी प्याज होता है। प्याज में आपने देखा होगा कि प्याज की अगर हम पत्तियां निकालते हैं तो उसमें एक व्हाइट कलर की थीन एकदम बहुत पतली क्या होती है, एक लेयर होती है। बेटा उस लेयर को हम माइक्रोस्कोप पे रखेंगे और प्लांट सेल को भी देखेंगे। अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं हम आने वाली क्लास में इस चैप्टर को खत्म करते करते। ठीक है, बड़ा मजा आएगा बेटा किस तरह हमको एक सेल दिखाई देता है। ठीक है, ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है बेटा कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे हैं उस चीज को हम देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आजकल डेवलपमेंट इतना हो गया बेटा कि एक टाइम था जब माइक्रोस्कोप नहीं था, रॉबर्ट हुक आए थे, उन्होंने डिस्कवरी करी और जैसे टाइम बढ़ता गया, टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ हम माइक्रोस्कोप से भी इन डिटेल सेल के अंदर क्या क्या चल रहा है, एक एक एक्टिविटी को क्या करने लग गए बेटा, ऑब्जर्व करने लग गए। ठीक है, ऑब्जर्व करने लग गए और हम सारी चीजों को समझकर आज मेडिकल फील्ड में बेटा टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम ऐसे ऐसे ऑपरेशन या ऐसे ऐसी बड़ी चीज करने लग गए जो आज तक पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका जीवन की क्या है बेटा, मौलिक इकाई है। ठीक है, जीवन की, लाइफ की, मैंने बताया है अर्थ पर इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी मौलिक है। मौलिक मतलब सबसे फंडामेंटल। जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे मेन जो चीज होती है उसकी नींव होती है, उसी तरह किसी भी लाइफ फॉर्म्स को जिसमें लिविंग है, जिसमें जान है, उसको बनाने के लिए बेटा हमारी कोशिका, सेल, ठीक है, ये सबसे जरूरी है। बिना कोशिका के कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि सेल बेटा फंडामेंटल है, बेसिक है, ये सबसे रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि यही मान लो हमारा शरीर है या पादपों का शरीर है, इनको बनाने के लिए अगर उनकी संरचना की बात करें, संरचना बनाने के लिए भी बेटा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी ये कई सारे आपस में इकट्ठा होते हैं, है ना। इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। देखते हैं हम आगे क्या है। देखो नॉर्मली सेल जो होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में हम बोलते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, मतलब हमारी बॉडी की मौलिक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है और क्या है, फंक्शनल या क्रियात्मक इकाई है। मतलब सारी क्रियाएं हमारी बॉडी में सेल करता है, सारे काम भी सेल करता है और सारे मौलिक जो फंडामेंटल है वो भी हमारा सेल ही कहलाता है। ठीक है, तो बेटा नॉर्मल सी देखते हैं कि अगर किसी की बॉडी अगर बनी है तो सबसे पहले उसको रिक्वायरमेंट काय की होती बेटा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट काय की होती, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सेल की। सेल को हम क्या बोलते हैं, कोशिका। ठीक है, इसी बेटा कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, पहले कई सारी कोशिकाएं मिलकर पहले टिश्यू बनाती है। अब टिश्यू बोले तो क्या होता है बेटा, टिश्यू क्या होता है बेटा, उत्तक होता है। ठीक है, टिश्यू को हम दूसरे नाम से जानते हैं उत्तक। और उत्तक कब बनता है, जब कई सारी एक जैसी कोशिकाएं मिलकर, जिनका भी उद्गम भी एक ही जगह से होता है और ये बेटा एक प्रकार का विशेष काम करते हो। मान लो मैं अगर बात करूं हमारी बॉडी के अंदर, किडनी का काम क्या है बेटा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अरे यस और नो, किडनी का काम क्या है, ये ब्लड को छानता है। ठीक है, तो बेटा वो किडनी के जो सेल्स है या कोशिकाएं है, ये क्या करेंगे, सिर्फ ब्लड को छानने का काम करेंगे, इसके अलावा वो डाइजेशन नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, जब मैं बात करूं कि किडनी के सेल का काम क्या होता है, छानने का काम होता है, लेकिन वो वहां पर सर्कुलेशन नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं करने लग जाएंगे। तो बेटा ये एक स्पेसिफिक यानी एक विशेष काम करते हैं अलग अलग टिश्यू। ठीक है, अगर मैं बात करूं टिश्यू क्या है,
कई सारे ग्रुप में, ऐसे कई सारे सेल्स जब समूह बना लेते हैं और एक प्रकार का काम करते हैं। मान लो विद्यार्थी है, एक स्कूल के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक जैसा क्या करते हैं, वो यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं और एक चीज करने आते हैं, वो पढ़ने आते हैं। टीचर वहां पर क्या आते हैं, पढ़ाने आते हैं। प्रिंसिपल क्या करने आते हैं, वहां मैनेजमेंट सारी चीजों को संभालने आते हैं। तो प्रिंसिपल का काम अलग है, एक टीचर का काम अलग है और बच्चों का काम अलग है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों का काम क्या है, वहां पर पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो बच्चे भले ही काफी सारे हो, एक जैसे दिखते हैं, यूनिफॉर्म होता है, तो यहां पर भी कई सारे सेल्स होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे होते हैं और समूह में एक स्पेसिफिक एक विशेष काम करते हैं। वहां पर बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, यहां पर टिश्यू क्या करते हैं बेटा, एक स्पेसिफिक एक विशेष काम करते हैं। अगर इनको क्या करना है, डाइजेशन करना है तो डाइजेशन करेंगे, इनको प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, इनको अगर आंसू बनाना है तो आंसू बनाएंगे। ठीक है, इनको अगर ऑयल बनाना है तो ऑयल बनाएंगे, इनको अगर छानना है किडनी में से ब्लड को तो ये छानने का काम करेंगे, और जिनको प्रजनन का काम करना है वो प्रजनन का काम करेंगे। ठीक है, तो काफी सारे टिश्यू होते हैं बेटे। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 प्रकार, एनिमल्स की बात करूं मैं तो एनिमल्स में क्या होता है, 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। आपने सुन रखा होगा कि सबसे पहला होता है बेटा इपीथेलियल। कौन सा, इपीथेलियल टिश्यू या उत्तक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव क्या होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये संयुक्त टिश्यू कहलाते हैं, संयुक्त उत्तक कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार का जो होता है टिश्यू कौन सा होता है बेटा, मस्क्यूलर, मतलब हमारा मांसपेशी, मांसपेशी मतलब हमारी जितनी भी मसल्स है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जितनी भी मांसपेशियां है वो वाले टिश्यू। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है बेटा, तंत्रिकीय उत्तक, तंत्रिकीय उत्तक। यस और नो, समझ में आ रहा है बेटा। ये 4 प्रकार के उत्तक बेटा होते हैं, और ये चारों क्या होते हैं बेटा, आपस में हर ऑर्गन में, हर अंग में क्या होते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग कंपोजिशन में होते हैं और मिलकर किसी एक अंग को बनाते हैं। ठीक है, कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक समूह होता है टिश्यू का मिलकर जो बनाते हैं ऑर्गन्स। अगर मैं बात करूं किडनी की, मैं बात करूं लिवर की, मैं बात करूं अमाशय की, मैं बात करूं हमारे माउथ की, मैं बात करूं हमारे हाथों की, हमारे पैरों की, उंगलियों की, तो बेटा ये हर एक एक अंग है, और हर अंग को बनाने के लिए कई प्रकार के टिश्यू क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तब जाकर एक स्ट्रक्चर बनता है, एक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं अंग, या क्या बोलते हैं हम, ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन बनाने के लिए आपको काफी सारे टिश्यूओं को क्या करना पड़ेगा, एक साथ मिलाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। अरे यस और नो, ठीक है। अब ऑर्गन्स मतलब क्या होता है बेटा, अंग। अंग कब बनते हैं, जब कई सारे टिश्यू इकट्ठा होते हैं। उसी प्रकार मैं अगर बात करूं एक ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है बेटा, अंगों का तंत्र। क्या होता है, अंगों का तंत्र। और एक अंगों का तंत्र कब बनता है, काफी सारे ऑर्गन्स मिलकर बेटा एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम में मदद करते हैं, तब जाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे मैं एक बेसिक सी बात करूं, हमारी बॉडी के अंदर बेटा कई सारे तंत्र हैं। हम देखते हैं कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। इसके बाद उत्सर्जन के लिए एस्पिरेटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र होता है। नॉर्मली ये तंत्र हमारी बॉडी के अंदर है कि नहीं है, करते हैं सारी चीज, बेटा ये तंत्र होते हैं। अगर हमको जीवन के कई सारे प्रक्रम करने हैं, लाइफ प्रोसेसेस करनी है, तो इन कार्यों के बिना, इन सिस्टम के बिना ये कार्य नहीं होता। ठीक है, और ये सारी चीजें होती कहां पर है बेटा, होती कोशिकाओं के अंदर ही। श्वसन भी हमारी कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करूं डाइजेशन की, तो डाइजेशन में भी जो लास्ट में रिएक्शंस होती है, ग्लूकोज निकल कर जाता है सेल में और वहां पर एनर्जी बनाने का काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो बेटा ऑर्गन सिस्टम में मैंने बताया आपको इतने सारे सिस्टम्स है। और सिस्टम की अगर मैं बात करूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बिजनेसमैन होती है, उनकी कंपनी होती है। कंपनी में एक होता है सीईओ, सीईओ से ऊपर क्या होता है, उसका मालिक, ओनर। ठीक है, उससे नीचे सीईओ, सीईओ के नीचे काफी सारे मैनेजर्स होते हैं। और ये मैनेजर क्या करते हैं, वहां पर जो काम करने आते हैं एम्प्लॉय, उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनकी सारी चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी एक सिस्टम बना हुआ है। अरे यस और नो, काफी सारे लोग हैं, मैनेजर भी है, सीईओ भी है, एम्प्लॉयज भी है, एम्प्लॉयज में भी लेडीज, मेल, ठीक है, सब अलग अलग है।
इसके अलावा और भी सारे मेंबर्स होते हैं, तब जाकर वो एक कंपनी चलती है। सब आपस में काम करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, मैनेजर और एम्प्लॉयज आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और चीजों को अच्छे से अच्छा क्या रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर वो सिस्टम बनता है। सेम बेटा हमारी बॉडी के अंदर कई सारे सिस्टम इसलिए है, नॉर्मली हमको एक काम करना पड़ता है। मान लो मैं आपकी बात करूं कि एजुकेशन सिस्टम, हम पढ़ते हैं शिक्षा एक सिस्टम है, तो एजुकेशन सिस्टम में होता क्या है बेटा, टीचर, प्रिंसिपल, ठीक है, इसके अलावा बच्चे और वहां के जो डी ग्रुप के मेंबर होते हैं। मान लो वहां अगर कोई घंटी बजा रहा है, ठीक है, या फिर कोई चाय लाकर दे रहा है, तो वो डी ग्रुप के मेंबर भी बेटा उस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो सबसे मेन चीज होती है एजुकेशन, ठीक है, मतलब बच्चा वहां पढ़ने आ रहा है, एजुकेशन चीज जो प्राप्त करने आ रहा है, ठीक है, तो उस एजुकेशन में ये भी मदद करते हैं। किस प्रकार से मदद करते हैं आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बेटा एक प्रिंसिपल, एक टीचर और स्टूडेंट, और ये सब सारी चीजें जब एक साथ मिलकर काम करती है, कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे को, तब जाकर हम हमारे मेन उद्देश्य पर पहुंच पाते हैं, और वो होती है शिक्षा या एजुकेशन, तब हम प्राप्त कर पाते हैं। उसी तरह बेटा अगर मैं पाचन तंत्र की बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, जब कई सारे ऑर्गन्स, जैसे पाचन तंत्र में क्या होता है, हमारा माउथ जब तक चबाएगा नहीं खाने को, ठीक है, इसके बाद हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल, ठीक है, जिससे खाना जब तक जाएगा नहीं हमारे आमाशय के पास तक, वो फिर उसको पचाएगा नहीं। आमाशय से कहां नहीं जा पाएगा, छोटे इंटेस्टाइन से, बड़े इंटेस्टाइन और एनस से, गुदा से फिर बाहर कर दिया जाता है हमारे वेस्ट मटेरियल को। तो यहां पर बेटा सिर्फ माउथ नहीं, सिर्फ दांत नहीं, सिर्फ हमारी जबान नहीं, सिर्फ हमारी ये ईसोफेगस नहीं, आमाशय, पैनक्रियास जो अग्नाशय ग्लैंड होती है, लीवर जो ग्लैंड होती है, ठीक है, इसके बाद छोटी इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन, इनके अंदर भी कई प्रकार की ग्रंथियां होती है। ये सब आपस में मिलकर एकजुट होती है, अपना सारा जो सिक्रेशन होता है एक दूसरे को देते हैं, तब जाकर बेटा एक काम कंप्लीट हो पाता है, उसको बोलते हैं हम पाचन, ठीक है। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तंत्र है, और एक तंत्र में काफी सारे ऑर्गन मिलकर एक काम कर रहे हैं, तब जाकर एक पर्पस पूरा हो पा रहा है, वो है पाचन का। उसी तरह एजुकेशन सिस्टम ने एक पर्पस पूरा किया, उद्देश्य पूरा किया एजुकेशन का। तो बेटा ये कई सारे तंत्र हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से रन करते हैं। जैसे पाचन तंत्र बनाया मैंने, वैसे श्वसन तंत्र में भी कई सारे ऑर्गन एक दूसरे की मदद कर कर श्वसन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। उत्सर्जन तंत्र में भी यही होता है, साथ ही साथ प्रजनन तंत्र में भी यही होता है बेटा। काफी सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर एक काम कंप्लीट होता है। और ऐसे कई सारे सिस्टम बेटा, ऐसे कई सारे तंत्र जब किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं या जीवधारी में होते हैं, तो क्या कहलाता है बेटा, वो जीवधारी कहलाता है, ठीक है। तब जाकर वो एक जीवधारी बनता है जिसमें जीवन है। तो ऐसी कई सारी प्रोसेस चलती है बेटा। तो ये बेसिक फ्लो चार्ट बेटा बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है बेटा, पहले कई सारी कोशिकाएं मिलकर पहले क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, ठीक है। और टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, कई सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म में, तब जाकर वो एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है। तो क्लियर है बेटा, क्लियर है ये, इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है बेटा, ठीक है। तो कोशिका हमारी बेसिक जो यूनिट थी, हमको समझ में आ गया कि फंडामेंटल यूनिट है, यस और नो, ठीक है। ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, आधारभूत। कैसी इकाई है बेटा, फंडामेंटल, सबसे बेसिक चीज है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट आपको होती है, वो है ईंटों की। उसी तरह किसी भी लाइफ फॉर्म को, या जिसमें जान है, जो सजीव है, उसको बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, काय की जरूरत पड़ती है बेटा, सेल की, कोशिका की जरूरत पड़ती है। मान लो एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया है, या हमारी बॉडी का भी स्ट्रक्चर बना है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में भी बेटा हड्डियां होती है, स्केलेटन सिस्टम होता है, या काफी सारे ऑर्गन्स है। तो इनको बनाने में बेटा, हमारी संरचना करने में हमने किसकी मदद ली, कोशिका की, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं फंक्शनल यूनिट की, क्रियात्मक यूनिट की, तो क्रियात्मक यूनिट की बात करूं मैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही बेटा, ये देखो यहां पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको सेल का, यस और नो, ठीक है। तो यहां पर बेटा आप अगर स्ट्रक्चर देखो तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं मैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, मतलब बिजली घर। ये क्या करता है बेटा, पावर बनाने का काम करता है।
और पावर बनती है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर अगर मैं प्लांट सेल होता या पादप कोशिका होती तो बेटा क्या होता है, ये जो पादप कोशिका के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है या लवक होता है, ये किस चीज को बनाने का काम करता है, ये पादप जो लवक होता ये पादपों में भोजन बनाने का काम करता। काय का काम करता बेटा, भोजन बनाने का काम करता। उसी प्रकार बात करूं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन आता है तो उसको डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस का काम क्या है, स्केल के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का काम होता है। अरे यस और नो, ये काफी सारी चीजें होती है हमारे कोशिका के अंदर कंप्लीट होती है, और कई सारे प्रोटीन बनते हैं, कई सारे राइबोसोम बनते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन की रिएक्शन होती है। अरे यस और नो, अगर पादपों के अंदर ही ये लवक होते हैं, ठीक है, लवकों के अंदर लवक जो होते हैं पादपों के अंदर होते हैं, पादप कोशिकाओं के अंदर, और इन लवक के अंदर ही एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। भैया सूरज भैया की प्रेजेंस में एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, पादप अपना खुद का खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। खाना बनाते हैं और किस फॉर्म में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं। ये हमारी रिएक्शन होती है, ये भी पादपों के अंदर लवकों के अंदर होती है, और इन लवक के अंदर, ठीक है, ये केमिकल रासायनिक क्रिया हो रही है। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन क्रिया हो रही है। तो यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये है कि भैया जितनी भी क्रियाएं होती है, क्या होती है बेटा, जितनी भी क्रियाएं होती है वो कहां पर होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है ये कोशिका ही करती है, कोशिका के अंदर ही होती है। इसलिए बेटा ये हमारे लाइफ की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक यूनिट कहलाती है, इकाई कहलाती है। अब इकाई कैसे कहलाती है, बेसिक सा है, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए बेटा कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको काय की जरूरत पड़ती है, कई सारी ईंटों की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि अगर हम हमारे पैसों की बात करें या नोटों की बात करें तो 500 का और 1000 का नोट तो हमने देखा है, यस और नो। तो ये कब बनते हैं बेटा, जब इसकी एक छोटी इकाई हम 1 रुपए की बात करें, ठीक है। किसकी बात करें बेटा, 1 रुपए की बात करें, कई सारे रुपए मिलकर जब जाकर ये क्वांटिटी बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा एक लड्डू की, अभी हमने बात करी थी लड्डू की, ठीक है। एक लड्डू को बेटा काफी सारी बूंदी मिलकर बनाती है, ठीक है। तो कई सारी बूंदी मिलकर एक लड्डू बना रही है, ठीक है। उसी तरह कई सारी ईंटें मिलकर एक बिल्डिंग को बना रही है, तो एक बिल्डिंग की यूनिट क्या होगी, वो ईंट होगी, ठीक है। पैसों की यूनिट 1 रुपया होगी, और लड्डू की यूनिट क्या होगी, एक बूंदी होगी, ठीक है। उसी तरह जो जीवन है या किसी भी जीवधारी को कोई बना रहा है जिसमें जान है, उसकी यूनिट क्या है, सेल है। बिना सेल के ये ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, ठीक है।